हाँ दोस्तों, नमस्कार। आज फिर मैं द हिंदू न्यूज़ के एनालिसिस के साथ आपके सामने आया हूँ और इन मुद्दों पर चर्चा होगी कि जो आज हालिया के न्यूज़ में चर्चित मुद्दे रहे हैं। टुडेज द न्यूज, वेरी important न्यूज related to UPSC perspective and state examination perspective. What we will found what we will found that news related to द हिंदू न्यूज़पेपर। मेन इशू क्या है कि अभी हम जो देख रहे हैं रिटेल इन्फ्लेशन मूव्स अप मार्जिनली टू 7.7% इन नवंबर। ठीक, ये हमने आपको न्यूज़ दिखा दिया। अब हम देखते हैं एक चीज़ देखते हैं एक चीज़। हम इधर आते हैं, यहाँ से थोड़ा सा पेन ले लेते हैं, है ना। पेन ले लेते हैं और थोड़ा सा चर्चा कर लेते समस्या कहाँ आ रही है। जब रिटेल न्यूज की बात हो रही है, प्राइस की बात हो रही है, इन सब चीज़ों की बात हो रही है, इसका मतलब क्या? भारत में मुद्रास्फीति क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जब इंसान होता है, इंसान मैन एडिट, ये पहला ही चैप्टर है। पहले चैप्टर में हम देखते हैं जब मैन होता है तो हम देखते हैं दो चीज। पहला, ये जो आदमी है इसकी कुछ ज़रूरतें होती हैं। हर इंसान की ज़रूरतें हैं, लेकिन कुछ ज़रूरतों में मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जो व्यक्ति को मूलभूत आवश्यकताओं के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं जीने के लिए। वो मूलभूत आवश्यकताएं, तो इस इंसान की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हो सकती हैं? इस इंसान की मूलभूत, अरे भाई इंसान ऐसे बहुत हैं, तो इस इंसान की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हो सकती हैं? इस इंसान की मूलभूत आवश्यकताएं अगर देखें तो पहले नंबर पे जो हो सकती हैं वो क्या हो सकती है? जो खेतों में क्या होती है? हार्वेस्टिंग फसल होती है। फूड की जरूरत हो सकती है इसे, फूड की। दूसरी क्या जरूरत इसकी हो सकती है? इसको क्लोथ की जरूरत होती है, क्लोथ्स की। तीसरी क्या जरूरत हो सकती है? शूज की जरूरत होगी। चौथी क्या जरूरत हो सकती है इनकी बेसिक नीडों में? चौथी जो है, अब इनको क्या चाहिए? चौथी, क्लीन वाटर की जरूरत। पांचवी क्या हो सकती है? पांचवी क्या हो सकती है? पांचवी अगर हम जरूरत देखें तो वो क्या हो सकती है? सामान्य सी बात है कि अब हम जाएंगे लग्जेरियस गुड की ओर। गुड्स की ओर, और लग्जेरियस गुड्स जो होते हैं वो हमारे एंजॉयमेंट से रिलेटेड भी होते हैं, और उसके साथ साथ हमारी प्रेस्टीज भी उससे जुड़ी होती है। पंप एंड शो टाइप के ये काम होते हैं। हमारा अभी तो आप सोच रहे हो कि समझाने का मतलब क्या है। हमारा बस मात्र एक अल्टीमेट गोल है समझाने का मतलब कि ये जो मूलभूत ज़रूरतें हैं हमारी, ये
जो मूलभूत ज़रूरतें हैं हमारी, इन ज़रूरतों को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ ना कुछ इस व्यक्ति को, जो इंसान है कुछ ना कुछ पैसा पे करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, पेमेंट करना पड़ेगा। और ये जो पेमेंट करना पड़ेगा, इसी को हम कहते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए इस पर्सन को क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। और जब ये मार्केट में जाके काम करेगा, तो जो मार्केट से अर्न करेगा पैसा, जो पैसा कमाएगा, उस पैसे से ये अपनी सामान्य ज़रूरतों की पूर्ति के लिए पैसा खर्चा करेगा। लेकिन मुद्दा क्या आता है कि कभी कभी सामान्य ज़रूरतों की कीमत बढ़ने या घटने लगती है। सामान्य ज़रूरतों में हमारे फ्यूल भी होते हैं। अब इसको देखते हैं। सामान्य ज़रूरतों में हमारे फ्यूल भी होते हैं। सामान्य ज़रूरतों में हमारे फ्यूल भी होते हैं। सामान्य ज़रूरतों में हमारे फ्यूल भी होते हैं। ईंधन भी होते हैं। और सामान्य ज़रूरतों में हमारी बेसिक नीड भी है ना, ईटिंग, फूडिंग, ईटिंग, लॉजिंग, हाउसिंग एंड etc। खाना खाना, रहना, कपड़ा, ये सब भी चीज़ें ना। जब ये बेसिक नीडें हमें पूरा करना है, तो ये जो कभी कभार इनका जो इन्फ्लेशन मार्केट में इनसे रिलेटेड इन्फ्लेशन मार्केट में बढ़ता दिखाई देता है, तो हमारे यहाँ क्या होता है कि पैसा कम, डिमांड ज़्यादा। तो अब क्या हुआ? महंगाई का इशू देखना पड़ा। जैसे ही महंगाई आई, अब देख, दो चीज़ें हैं आज के जो न्यूज में, इन्फ्लेशन है, रिसेशन भी हो। लेकिन अब इन्फ्लेशन के विषय में न्यूज़ से संबंधित चीज़ें करें, तो जैसे ही मार्केट में किसी चीज़ों के लिए लेके महंगाई आई, तो इसका मतलब बाजार में जो वस्तु बिक रही है, उस वस्तु की लोगों के द्वारा मांग ज़्यादा है। जब लोगों के द्वारा मांग ज़्यादा होगी, तो उस वस्तु के दाम भी एक सामान्य दाम से अधिक होंगे। और जब उसके दाम अधिक होंगे, तो लोगों की परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति क्षमता पर निर्भर करती है कि लोग उसको खरीद पाएंगे कि नहीं। अब क्रय शक्ति क्षमता उसके आय पर आधारित मंथली वेतन पर निर्भर करती है कि वो कितनी है। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति की मंथ की आय होगी, वो व्यक्ति वैसे ही अपनी मांग को बाजार में लाएगा, डिमांड लाएगा। ठीक। अब यहाँ पे जो आज के न्यूज़ में है, अल्टीमेट में देखें तो, आज के न्यूज़ में जो अल्टीमेट हम देखें तो न्यूज़ में ये है कि जो हमारी खाने और पीने वाली चीज़ें हैं, वो क्या हो रही हैं? चीपेस्ट हो रही हैं। चीपेस्ट प्राइस की ओर जा रही हैं। चीपेस्ट प्राइस मतलब इसके अकॉर्डिंग, ये वर्ड मतलब डिक्रीजेस हो रहे हैं, डिक्रीज टाइप की हैं, उतनी महंगी। डिक्रीज मतलब महंगी नहीं है, चीज़ें जो है सस्ती हैं। लेकिन वहीं पर फ्यूल के रेट में अगर हम देखें, तो फ्यूल के रेट में हमें ये मिल रहा है कि चीज़ें अभी भी महंगी हैं, कॉस्टली। इसका मतलब ये है
कि जो हम खाना खा रहे हैं, जो हम कपड़ा पहन रहे हैं, जो हम जूता पहन रहे हैं, उसमें महंगाई नहीं बढ़ी है, लेकिन सामान्य जो ईंधन है, जैसे गैस है, गैस के रूप में है, कोयला है, एनर्जी है, लाइट है, इनकी महंगाई की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अगर महंगाई अगर इसकी बढ़ रही है तो इसकी महंगाई कम, तो इसी के कारण भारत में महंगाई एडजस्टमेंट हो रही है। क्या हो रही है? कॉस्ट एडजस्टमेंट कर रहा है। कॉस्ट एडजस्टमेंट कौन कर रहा है? कि फ्यूल जो है ज़्यादा महंगा है, लेकिन वहीं पर खाने पीने वाली चीज़ें सस्ती हो गई, तो फ्यूल महंगा, खाने पीने वाली चीज़ें सस्ती, तो इक्वल टू बराबर चीज़ें मैनेज कर ली। कहते हैं ना, घर में कोई एक ज़्यादा गुस्सा वाला, कोई एक नरम, बहन भाई झगड़ा नहीं होगा आपस में, नहीं होगा। कारण क्या है कि एक सुन लिया, एक सुना दिया। तो वही हाल यहाँ पे है, ठीक, वही हाल यहाँ पे है। लेकिन जो ये महंगाई है 0.7% बढ़ी, लेकिन ये महंगाई जो है 0.7% बढ़ा, महंगाई 0.7% बढ़ा, ठीक। 7% जो महंगाई बढ़ रही है, कितने परसेंट? 0.7%। किसके लिए? फ्यूल के पर्सपेक्टिव से फ्यूल बढ़ रही है, महंगाई फ्यूल के पर्सपेक्टिव से बढ़ रही है। लेकिन वहीं पर हम दूसरा देखें कि जो हमारा फूडिंग लॉजिंग है वो नहीं बढ़ा, वो सस्ता है। लॉजिंग, हाउसिंग, ये सस्ता है। जब ये सस्ता है तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि जो 0.7% ये चीज़ें बढ़ी हुई हैं, जो 0.7% चीज़ें बढ़ी हुई हैं, वहीं पर देखें तो इधर 0.25 की बढ़ोतरी दिखेगी। कारण ऐसा क्यों? क्योंकि 0.25 क्यों? दिखनी तो चाहिए 0.7 ना, दिखनी तो चाहिए 0.7 बढ़ी है ना। क्योंकि जो खाना है, कपड़ा है, जो सामान्य ज़रूरतों की इधर ज़रूरतें हैं वो सस्ती हैं, वो महंगी हुई, तो ये सस्ती चीज़ें उन महंगी चीज़ों को एडजस्ट कर ली, इसलिए महंगाई जो दिखी 0.25% दिखी। क्लियर? देखिए, इस सिचुएशन में हम देखते हैं कि ईंधन की लगातार जो है महंगाई बढ़ रही है, लेकिन वहीं पर हम देख रहे हैं कि जो हमारी फूडिंग लॉजिंग है उसकी महंगाई ज़्यादा नहीं बढ़ी। तो इसी के कारण तेजी से बढ़ती हुई महंगाई को इसने संतुलित कर दिया, ठीक। नवंबर की मुद्रास्फीति सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अगर हम देखें तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब क्रय शक्ति क्षमता, क्रय शक्ति क्षमता, 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 क्षमता लिखो, क्षमता, ये चीजें ना होगी यहाँ पे। क्षमता, क्षमता नहीं, क्षमता, 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 क्रय शक्ति क्षमता जो है, अब क्रय शक्ति क्षमता जो है अब वो संतुलित होती जा रही है। अब संतुलित हुई तो अब क्या हुआ कि इसकी जो क्रय शक्ति क्षमता है श्रृंखला में, ये जो दर्ज की गई, दूसरी कम दर दर्ज की गई, दूसरी बार एक कम दर, मतलब जो क्रय शक्ति क्षमता है ये कम है, ज़्यादा नहीं बढ़ी है, दूसरी बार दर्ज किया गया है, ठीक है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा मॉस्पी, अर्थात मॉस्पी, मॉस्पी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम ऑफ इंडिया, ठीक है,
इसके द्वारा जो है अभी हालिया में बुधवार को ही देखें तो 7 महीने में सीपीआई पर जो आधारित मुद्रास्फीति है गिरावट दर्ज की गई है, उसमें गिरावट दर्ज की गई। ठीक है, तो वहीं पर ढेर सारी चीज़ों में गिरावट बढ़ी हुई है। तो इसका जो सारांश ये निकला कि हमें ये जान लेना है, जब भी हमें पढ़ना है तो हमें जान लेना है कि इन्फ्लेशन क्या है, ठीक है, रिसेशन क्या है, ठीक है, हमें जान लेना है डाउन। अब इन्फ्लेशन के जो टाइप होते हैं उनके विषय में जान लेना है, और हमें इन्फ्लेशन संबंधित क्वेश्चन जान लेना है। अब कौन से पेपर में ये बढ़िया, इकोनॉमी के पेपर जीएस से संबंधित है, ठीक है, क्लियर क्लियर। अब देख, ठीक, India's retail inflation rose marginally to 0.7% in the November 2025 from a record low of 0.25% in October. The increase was limited as falling food prices driven by base of effects and cheaper vegetables offset higher fuel inflation. Housing inflation remained broadly stable. नवंबर 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर के ऐतिहासिक न्यूनतम 0.25% से बढ़ के 0.7% हो गई। आधार प्रभाव सब्जियों की कीमतों में गिरावट से खाद्य मुद्रास्फीति कम रही, जिससे कि ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी का असर संतुलित हुआ। आवास मुद्रास्फीति लगभग स्थिर रही। क्लियर। अब पूछ लो कि इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है मेंस में, तो मेंस में क्वेश्चन जो बनेगा वो इस टाइप का बनेगा, इन्फ्लेशन हैज रिमाइंड, नहीं मेंस में, इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन हैज रिमाइंड unusually low despite rising fuel prices. Analyze the role of food price trends and the base of effect in moderating CPI inflation, and discuss the implication of such low inflation for monetary policy and overall economic growth. Clear? Overall economic growth. ईंधन कीमतों में वृद्धि के बावजूद भारत में खुदरा मुद्रास्फीति असामान्य रूप से निम्न बनी हुई है। सीपीआई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में खाद्य कीमतों की प्रवृत्ति और आधार प्रभाव की भूमिका का विश्लेषण कीजिए तथा ऐसी निम्न मुद्रास्फीति की मौद्रिक नीति और समग्र आर्थिक वृद्धि पर प्रभाव की चर्चा की। ठीक, मेंस में इस टाइप की क्वेश्चन बनेंगे, और इसमें जो मुख्य बिंदु होगा उसको ध्यान से देख लें आप। मुख्य बिंदु जो ध्यान दे रहे हैं उसको ध्यान से आप देख लें। तो क्या मुख्य बिंदु हो रहा है, क्या मुख्य बिंदु हो रहा है, इस पे देख लें। कह रहा है कि ईंधन कीमत, ईंधन कीमतों में वृद्धि, ठीक, उस मुद्रा भारत में खुदरा मुद्रास्फीति का असामान्य रूप से निम्न बनी हुई है। सीपीआई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए खाद्य कीमतों की प्रवृत्ति के आधार प्रभाव की भूमिका का विश्लेषण कीजिए तथा निम्न मुद्रास्फीति के मौद्रिक नीति और समग्र आर्थिक वृद्धि पर प्रभावों की चर्चा कीजिए। अब आगे देखते हैं न्यूज़पेपर में क्या है। न्यूज़पेपर में ये देखिए, कर्नाटका सेटअप टीम मेका धातु डैम प्रोजेक्ट। ये डैम प्रोजेक्ट जो है
ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है? कर्नाटका इंजीनियरिंग रिसर्च स्टेशन के द्वारा। ठीक है, ये डैम प्रोजेक्ट जो है रिसेंटली डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार जो है पोर्टफोलियो रिव्यूड द मेजर इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट। अर्थात इसके विषय में हो क्या सकता है हम देखते हैं, इसके विषय में हो क्या सकता है, इस विषय में हम जानते हैं। ठीक है, ठीक है। अब एक्चुअली क्या है, आप अगर न्यूज़ में देखो जो चीज़ें हो रही हैं, अगर न्यूज़ में देखो तो जो चीज़ें हो रही हैं कि मेन जो इशू है इसका होने का, मेन जो इशू है इसका होने का कि कर्नाटका गवर्नमेंट में जो चीज़ें हुई हैं वो किस रिवर पे हुई हैं न जाना है, ज्योग्राफी पे। ठीक है, अब किस रिवर पे है वो जानना है। ठीक है, क्या बन रहा है, फर्स्ट क्या जानना है, किस रिवर पे हुई है। ठीक है, दूसरी चीज क्या बन रहा है, व्हाट इज मेकिंग, इससे प्रॉफिट क्या है, इससे लॉस क्या है, ये जानना है। ठीक है, अब इसके विषय में जो जानने के लिए हम चलेंगे न्यूज़ में, जो वो है ये मेकादातु डैम प्रोजेक्ट। द मेकादातु डैम प्रोजेक्ट प्रपोज मल्टी प्रपोजल बैलेंसिंग रिजर्वायर, बैलेंसिंग रिजर्वायर प्रोजेक्ट। ये कहाँ की गवर्नमेंट बना रही है, कर्नाटका की बना रही है। किस रिवर पे बना रही है मेकादातु प्रोजेक्ट, कावेरी रिवर पे बना रही है। ये जो है कर्नाटका और तमिलनाडु के बॉर्डर पर कहाँ पे है, मेकादातु जो गॉर्ज है ये कर्नाटका और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। पूछ लेगा कि मेकादातु गॉर्ज कहाँ है, मेकादातु खाई कहाँ है, तो आप क्या कहेंगे, जो मेकादातु खाई है ये जो है हमारा मेकादातु जो खाई है वो कर्नाटका और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, जो ड्रिंकिंग वाटर पानी पीने की सप्लाई बंगलोर और पावर की सप्लाई भी इस पे क्या होगा, इस पे जो रिवर बहती है, नदी बहती है, ये सप्लाई टू बेंगलोर एंड पावर जनरेशन। यहाँ से जो ये ड्रिंकिंग पानी मिलेगी, ड्रिंकिंग पानी से क्या किया जाएगा, एम एट ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई टू बेंगलोर एंड, जो पानी पीने के लिए बंगाल को सप्लाई किया जाएगा। ठीक, और पावर जनरेशन किया जाएगा यहाँ से, और जो नदी की जो फ्लो है उस पर नियंत्रण बनाया जा सकता है। तो तीन चीज़ें होंगी, कौन कौन सी होंगी, कौन कौन सी होंगी, वो है हमारा ड्रिंकिंग वाटर। ठीक, दूसरी चीज़ क्या होगा, पावर मतलब पावर जनरेशन होगा। तीसरी चीज़ क्या होगा, रेगुलेटिंग ऑफ रिवर, किसके फ्लोज पर, कहाँ किस रिवर पे हो रही है, कावेरी रिवर पे हो रही है। किन किन दो स्टेटों की बाउंड्री पे हो रही है, कर्नाटका और तमिलनाडु की। ठीक, अब इस पे जो इस पे देखेंगे कि आगे क्या है। ठीक, इतना ही, इसमें ज़्यादा ज़रूरी नहीं था, इसलिए इसके विषय में इतना ही हम जाने। अब आगे देखते हैं क्या है। हाँ, अच्छा पेज है, द इंडियन ओशियन एज क्रेडल ऑफ न्यू ब्लू इकोनॉमी, को याद भी कर लो। द इंडियन ओशियन क्रेडल ऑफ न्यू ब्लू इकोनॉमी, कौन सा एशियन, इंडियन ओशियन एज क्रेडल ऑफ न्यू ब्लू इकोनॉमी। पहली चीज तो ब्लू इकोनॉमी होती क्या है, ब्लू इकोनॉमी जो महासागर अर्थात समुद्रों में जो संसाधन पाए जाते हैं जिससे कि व्यक्ति की ज़रूरतें और पर्यावरण को अच्छा बनाए रखने में वहाँ के जीव जो सहयोग करते हैं हमारे पर्यावरण को अच्छा बनाने में, उनको
और जो हमारे मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति वह होती है उनको, और इन सब चीज़ों की ज़रूरतें जहाँ से होती हों समुद्र से, उनको कहते हैं। तो समुद्र के माध्यम से इन सब ज़रूरतों की पूर्ति, अर्थात समुद्र के माध्यम से इन सब ज़रूरतों की पूर्ति, ये समुद्र है ना, तो यहाँ पे क्या हो, पानी भरा हुआ है, मान लो सी, ओशियन है। इन ओशियन में बहुत सी चीज़ें क्या पाई जाएंगी, फिश पाई जाएंगी। इन ओशियन में क्या पाई जाएंगी, इन ओशियन में क्या पाई जाएंगी, इन ओशियन में क्या पाई जाएंगी, इन ओशियन में फिश पाई जाएंगी, ठीक है। इन ओशियन में और क्या पाए जाएंगे, क्रोकोडाइल पाए जाएंगे। इन ओशियन में और क्या पाए जाएंगे, एल्गी भी पाए जाएगी। इन ओशियन में और क्या पाए जाएंगे, इन ओशियन में हम क्या, ओशियन के नीचे वाले फर्श चले जाते हैं तो पेट्रोल डीजल भी मिलते हैं, ठीक है। इन ओशियन में और क्या भी पाए जाएंगे, इन ओशियन में और भी क्या पाए जाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो इन ओशियन में जो है शिप के माध्यम से एक मूवमेंट करके हम एक जगह से दूसरी जगह जर्नी कर सकते हैं। इन ओशियन में और क्या चीज़ें पाई जाएंगी, इन ओशियन के माध्यम से हम पावर जनरेट भी कर लेते हैं। इन ओशियन के माध्यम से और क्या पाई जाएंगी, इन ओशियन के माध्यम से एग्रीकल्चर अच्छे से कर सकते हैं। ऐसे बहुत सी ज़रूरतें हैं जो हम इन ओशियन के माध्यम से ही करते हैं, इन ओशियन के माध्यम से ही करते हैं, ठीक है। लेकिन कारण ये है ना कि जो अभी मेन इशू है, जब शुरुआती दौर पर ओशियन इशू आया था, अनक्लॉस आया था, शुरुआती दौर पर जब अनक्लॉस आया था, कहाँ था ये, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, ठीक है। जब ये आया था ये वाला, तो इससे क्या था यहाँ तक, when the United Nations Convention on Law of Sea UNCLOS negotiated in 1970 and early 1980, जब अनक्लॉस यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी पर बात हो रही थी, तो वहाँ भारत उस समय किसी नियम कानून के साथ जाने के बजाय उस समय भारत व्यवहारिक रूप से उन लोगों के साथ खड़ा था जो उस समय बहुत मजबूर थे, ठीक, उस समय जो बहुत मजबूर थे। इस प्रशांत महाद्वीपीय देशों के साथ मिलकर भारत ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र में समुद्रीय जल की मानवता की साझा, अर्थात जो समुद्री जल है, अगर हमको जीना है तो समुद्री जल की ज़रूरत पड़ेगी, और समुद्री जल की ज़रूरत के लिए हमें समुद्री जल को अच्छे से बनाए रखना होगा। मतलब ऐसा दोहन न कर दें कि जिससे कि हमें समस्या होने लगे, लेकिन हम अपने लाभ के चक्कर में यहाँ से क्या करते हैं, हम करते हैं कि हमें लाभ हो जाए, यहाँ से एक्सेस फिशिंग करते हैं, फर्स्ट, ठीक, बहुत ज़्यादा मछली पकड़ेंगे, जो रिसोर्सों का एक्सेस होता है वो मैक्सिमम होता है, रिसोर्सेस का एक्सेस जो होता है मैक्सिमम होता है, ठीक है। देन तीसरी चीज़ देखते हैं कि यहाँ पर जो रूल बना होता है, जो लॉ बना होता है अनक्लॉस का, वो कहाँ तक रेगुलेट करता है। ये शुरुआती दौर की बात करते हैं। फिर
उसके बाद देखते हैं कि क्या ये जो आइडियोलॉजी है एनवायरनमेंट इको फ्रेंडली होने के लिए, एनवायरनमेंट इको फ्रेंडली होने के लिए, इको फ्रेंडली होने के लिए क्या ये कहाँ तक सही है? क्या केवल वर्डों में ही बंद के तो नहीं रह गया? वर्डों में ही तो बंद के नहीं रह गया। इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं, ये कहीं ना कहीं हमारे वर्डों में बंद कर रह जाएंगे। तो हमारी जो एसडीजी है, इस अभी हालिया में हम देखें कि वेलेम में कोप 30 हुआ, वेलेम में कोप 30, उसमें भी कहा गया है इस बातों को 2030, ठीक है, कहा गया है 2030 तक इस ओशियन के विषय में बात की गई है। वहीं पर हम देखें, वहीं पर हम देखें कि ऐसे ही सिनेरियो में ढेर सारे ऐसे इसमें जो है बातें हुई, स्कीम्स चलाए जाएंगे एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कि जिससे कि हम इनको बचाए रखें, ठीक। लेकिन मुद्दा खड़ा क्या होता है? मुद्दा खड़ा क्या होता है इन सब चीज़ों पे आके? मुद्दा ये है कि अब जो अनक्लॉज था, अनक्लॉज जो बना था, दुनिया की 1/3 आबादी, 1/3 आबादी इस एरिया में रहती है, और 1/3 आबादी जिस इस एरिया में रहती है, तो इन्होंने इतना शोषण कर लिया कि इस एरिया में, इन्होंने इतना शोषण कर लिया कि इस एरिया में, इस एरिया में क्या हुआ, इस एरिया में एसिडिटी, एसिडिक एसिड जो होता है, एसिडिटी जो होती है अर्थात अम्लीयता जो होती है वो बढ़ गई, बढ़ गई। और जहाँ, और उसके साथ इन्होंने इतनी फैक्ट्री बनाई, इतनी चीज़ें की, यहाँ पर पहली चीज़ एसिडिटी, देन सेकंड क्या हुआ, एसिडिटी के साथ साथ यहाँ पर इसकी जो वार्म प्रोसेस है ओशियन का वो भी बढ़ गया, हीटिंग पावर बढ़ गया, उससे भी दिक्कत हुई। देन क्या हुआ, जैसे हीटिंग पावर बढ़ा तो वैसे ही ओशियन का जो एरिया है वाटर सरफेस की एरिया में वाटर क्वांटिटी बढ़ गया, और वाटर क्वांटिटी जो बढ़ गया वो कहीं ना कहीं फ्लड का रीज़न बन गया, फ्लड का रीजन बन गया। और फ्लड के रीजन से इसीलिए हम देखते हैं जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं हमारे यहाँ, वो डिजास्टिकली चीज़ें होती हैं, डिजास्टिकली अर्थात ये जो होता है कि मतलब टाइम डिसाइडेड नहीं होता है कि कब ये चीज़ें आएंगी। रीजन क्या है इन सब को, मुद्दा इन सब का, इसीलिए अनक्लास पे हम बात करते हैं, इसीलिए अनक्लास पे हम बात करते हैं, क्लियर। लेकिन हम एक चीज़ और देखते हैं कि जो ये प्रतिस्पर्धा का मंच है, प्रतिस्पर्धा का मंच है, ये प्रतिस्पर्धा का मंच, ताकि भारतीय महासागर प्रतिस्पर्धा का मंच नहीं, अर्थात जो ये नेतृत्व कर रहे हैं कि जिम्मेदारी 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 न्यूज में, लेकिन अगर इन जिम्मेदारियों को प्रयोगशाला जैसे बना दिया जाए, प्रयोगशाला जैसे बना दिया जाए, जैसे कि इनको वास्तव में हम धरातल पर अगर लाएं तो हमें 3 मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देने की ज़रूरत होगी। कौन कौन, ये मैं नहीं, ये पेपर कह रहा है आपका, कौन कौन ज़रूरतों पे ज़रूरत, कौन कौन मुद्दों पे ज़रूरत होगी। अगर देखें तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि इनको पहला नंबर जो देखना होगा वो देखना होगा स्टीवर्डशिप, वार्डशिप देखभाल करनी होगी, वहाँ की देखभाल करनी होगी, वहाँ को अच्छे की केयरिंग करवाएं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए, फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लचीलापन होनी चाहिए, ठीक ना। तीसरी चीज़ क्या हो सकती है यहाँ पे, अगर ये दोनों होगा तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट होगा।
और जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा तो आप ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आप कह सकते हैं कि अब जो है हमारी जो जनरेशन आएगी इन फ्यूचर, उसको भी इन चीज़ों का यूज करने का राइट होगा, और राइट के साथ साथ उनके पास ये जो रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल होंगे। ऐसा नहीं है कि रिसोर्स गायब हो जाएगा, उनके लिए भी ये चीज़ें रहेंगी। ठीक, अब जब इन सब चीज़ों के विषय में हमने देख लिया तो बेलेम वाला मुद्दा बताया ही ना, तो अब इनका जो सार निकल के आता है कि अब बहुत सी चीज़ों में इन्होंने क्या किया कि सुरक्षा की दृष्टिकोण तो इन्होंने अपनाया। ठीक है, अब वहीं पे आप देखो कि 1972, वहीं पे आप देखो 1972, वहीं पर देखो 1972 में जो स्टॉकहोम सम्मेलन में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था, क्या कहा था, हम पर्यावरण को उतना ही बचाना चाहते हैं जितना अपने लोगों को गरीब होने से बचाना चाहते हैं। क्या कहा था? 1972 में स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ, स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ। उसमें उन्होंने कहा कि हम जो हमारा इन्वायरमेंट है, हम जो इन्वायरमेंट है हम उसको उस तरह सेव करना चाहते हैं जिस तरह हम अपने लोगों को गरीब होने से बचाना चाहते हैं। इसका मतलब हम अपने इन्वायरमेंट को बहुत इमोशनली और बहुत फैथफुली होकर मान रहे हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम देखें भारतीय महासागर और निष्कर्ष के रूप में अगर इनको पूरा हम देखें तो हमें क्या मिलता है? हमें ये मिलता है, अब थोड़ा नोट्स की ओर देख लें, देखते। अब देखो, भारत इंडिया चैंपियन द ओशियंस, इंडियन चैंपियंस द ओशियन एज द common heritage of mankind under UNCLOS, today facing the climate change, ecosystem degradation, IUU fishing. India Ocean can lead to the blue economy strategy focused on the stewardship, resilience, inclusive growth, transforming the India Ocean into a model of sustainable and cooperative ocean governance। अर्थात भारत ने अनक्लॉस के तहत महासागरों को मानवता की साझा विरासत के रूप में समर्थन दिया। आज जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिकीय क्षरण और अवैध मछली पकड़ने की चुनौतियों के बीच भारत ब्लू ओशन रणनीति के माध्यम से सततता, लचीलापन और समावेशी विकास को बढ़ावा देकर भारतीय महासागर में नेतृत्व कर सकता है। वहीं पर हम इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ये देखेंगे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। India approach to ocean governance has evolved from advocating global equity under UNCLOS to promoting sustainability and resilience through the blue economy. Critically examine the India's potential leadership role in shaping the Indian Ocean as a model of cooperative and climate resilient ocean governance. Clear? अनक्लॉस के तहत वैश्विक समानता की वकालत से लेकर ब्लू इकोनॉमी के माध्यम से सततता और लचीलापन बढ़ाने तक
भारत की महासागर शासन संबंधी दृष्टि विकसित हुई है। भारतीय महासागर को सहयोगात्मक और जलवायु सहनशील महासागर शासन का मॉडल बनाने में भारत की संभावित नेतृत्वकारी भूमिका का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्लियर? हमको देखना है ये, ऐसे मेंस में क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम देखते हैं आगे की न्यूज़पेपर में क्या है। ठीक, आगे की न्यूज़पेपर में हम एक चीज पा रहे हैं, वो ये है कि क्या है, क्या है, ए क्रिटिकल स्टोरी दैट अ चंक ऑफ मीडिया मिस्ड। करण थापर ए टेलीविजन एंकर है, ये टेलीविजन एंकर है। ठीक, अब टेलीविजन एंकर हैं तो ये क्या, हाल ही में दूसरी तिमाही के राष्ट्रीय लेखा आंकड़ों ऐसे समय आए जब आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऐसे समय पे आए हैं। ठीक है, जो ये आए हैं, about way India calculates data. In fact, IMF has given the Indian national account statistics, which includes the gross domestic product, gross value added. अब दो चीजें यहाँ पे अब तैयार कर लेना, जीडीपी इतना तो मालूम होगा, दूसरी चीज जीवीए। अब इन चीजों को इकोनॉमी में जिसको नहीं मालूम है वो जरूर देख ले। और तीसरी चीज जो है आईएमएफ देख ले, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब जब ये दोनों चीज वो जान रहे हैं और समझ रहे हैं तो इससे क्या होगा, अगर आईएमएफ के जो हमारे हालिया में आंकड़े आए जिसमें जीडीपी जीवीए शामिल रहे, जीडीपी जीवीए शामिल रहे, जो सी ग्रेड दिया गया, ग्रेड क्या दिया गया इनको, सी ग्रेड दिया गया। ये देखो ग्रेड कौन सा दिया गया, सी ग्रेड दिया गया। तो जीडीपी जीवीए जो थे इनका ग्रेड जो हुआ सी ए बी सी थर्ड, जो ग्रेड सी दिया गया दूसरा सबसे निम्न ग्रेड है, दूसरा सबसे निम्न ग्रेड है। हालांकि 8.2% की वृद्धि दर्ज हुई है, जो अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी, लेकिन बहुत कम लोगों को आईएमएफ की इन चिंताओं की जानकारी है, नहीं समझ पाए। अर्थात इसका कारण यह है कि मीडिया ने आईएमएफ की केवल एक दैनिक अखबार द हिंदू ने इसे रिपोर्ट किया और इसे पहले पत्रे की खबर, पत्रे मतलब पन्ने, वही पन्ने की खबर बनाया। आईएमएफ गिव्स सी ग्रेड फॉर इंडियाज नेशनल अकाउंट्स स्टैटिक्स 28 नवंबर 2025 तथा कथित पिक पेंसर्स, जिन्हें इस रिपोर्ट में सबसे अधिक रुचि लेनी चाहिए थी, उन्होंने इसे काफ़ी हद तक अनदेखा किया। जब कुछ अखबारों ने इसे प्रकाशित भी किया तो अंदरूनी पन्नों में जो अजीब और हैरान करने वाला था एक मुद्दा सच यह है कि भारत के राष्ट्रीय लेखा आंकड़ों को आईएमएफ द्वारा दिया गया ग्रेड चिंतात्मक है।
और इसका एक प्रमुख कारण जीडीपी की गणना पद्धति है। भारत असंगठित अनौपचारिक क्षेत्र की वृद्धि का अनुमान लगाने के लिए संगठित औपचारिक क्षेत्र को एक प्रॉक्सी के रूप में उपयोग करता है, लेकिन कृषि को अलग करने के बाद भी असंगठित क्षेत्र जीडीपी का लगभग 30% है। समझ पा रहे हो? कृषि को अगर अलग कर दें उसके बाद भी असंगठित क्षेत्र कितना है? 30%। 30% है। क्लियर? जब 30% है, इसलिए पहला प्रश्न यह है कि क्या हमारे पास इस बड़े क्षेत्र की वृद्धि का विश्वसनीय और सटीक आकलन करने की पद्धति है? अगर पद्धति है या मात्र एक वृद्धि का अनुमान लगाता है। ठीक है, अगर सही आकलन की पद्धति है तो ऐसा क्यों? अब यह पद्धति भरोसेमंद भी ज्यादा नहीं रही। पूर्व मुख्य सांख्यिकी प्रणव सेन और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व अर्थशास्त्र प्रोफेसर अरुण कुमार जिनसे लेखक ने बात की का मानना है कि कम भरोसेमंद पद्धति है। इस चिंता को समझना आवश्यक है। इस चिंता को समझना आवश्यक है। जब असंगठित क्षेत्र की गणना के लिए संगठित क्षेत्र को प्रॉक्सी के रूप में उपयोग किया जा रहा है या प्रॉक्सी संगठित क्षेत्र की गणना के लिए संगठित क्षेत्र को प्रॉक्सी माना जाता है, तो क्या होगा? यह मान लिया जाता है कि दोनों एक ही दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो गणना कैसी होगी? गणना कैसी होगी? फॉर्मल इनफॉर्मल में। लेकिन किसी संकट या असामान्य स्थिति में यह सही नहीं होता। भारत ने नोटबंदी की। ठीक, वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी की शुरुआत की। कोविड-19 महामारी के दौरान ठीक यही हुआ। क्या? नोटबंदी और जीएसटी। इन घटनाओं के कारण संगठित और असंगठित क्षेत्र तालमेल में नहीं रहे और अलग अलग दिशाओं में चले। जहां संगठित क्षेत्र तीनों अवसरों पर विकसित हुआ, वहीं असंगठित क्षेत्र संकुचन में चला गया। ऐसे में उन वर्षों में संगठित क्षेत्र को प्रॉक्सी बनाकर असंगठित क्षेत्र की गणना करने से असंगठित क्षेत्र के प्रदर्शन का अधिक आकलन अर्थात ओवर एस्टिमेशन हुआ। अगर तिमाही अनुमानों का अर्थ, इससे भारत के तिमाही अनुमानों पर भी सवाल उठते हैं। मीडिया को उत्साहित करने वाला आंकड़ा 8.2% की जो तिमाही वृद्धि था, इस संदर्भ के प्रोफेसर सेन का कथन महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर सेन का कथन इस संबंध में महत्वपूर्ण है। तिमाही जीडीपी अनुमानों के लिए हमें कई मान्यताएं करनी पड़ती हैं। अधिकांश चीज़ों के लिए हमारे पास तिमाही डेटा नहीं है। जब डेटा उपलब्ध नहीं होता तो मान्यताओं पर निर्भर रहना पड़ता है। पिछले संबंधों और रुझानों को देखकर सर्वश्रेष्ठ अनुमान लगाया जाता है, लेकिन जब तक तिमाही आकलन के लिए आवश्यक अधिकांश डेटा वास्तविक रूप से एकत्र और सुधारा नहीं जाता, तब तक यह समस्या हल नहीं होगी। सीधा और स्पष्ट इसका अगर हम निष्कर्ष देखें
सीधा और स्पष्ट अगर हम इसका निष्कर्ष देखें, यह एक और निष्कर्ष की ओर ले जाता है। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अगर हम देखें तो ये व्यक्त की गई चिंता जो है आईएमएफ के द्वारा, जिसके कारण सी ग्रेड मिला जल्दी हल होने वाली नहीं है। निसंदेह केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जीडीपी के आधार पर और गणना जो हो रही है, हमारी गणना सिस्टम जो हो रही है, गणना मेथड जो हो रही है, गणना पद्धति को अद्यतन करने पर काम कर रहा है और संभवतः अगले वर्ष फरवरी के अंत तक नई श्रृंखला जारी करने की उम्मीद है। लेकिन प्रश्न यह है कि असंगठित क्षेत्र के आकलन को या असंगठित क्षेत्र के आकलन में कितना सुधार देखने को मिलेगा, कितना सुधार देखने को मिलेगा। जब पूछा गया कि भारत आईएमएफ की चिंता का समुचित समाधान कर सकता है, तो प्रोफेसर सेन का उत्तर संक्षिप्त और स्पष्ट था, मुझे नहीं लगता कि हम कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता, प्रोफेसर सेन ने कह दिया था कि मुझे नहीं लगता कि हम ये चीजें कर पाएंगे। लेकिन 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 यह सब इसलिए उल्लेखित किया गया है क्योंकि ऐसा क्यों है? क्योंकि हम जानकारी और विश्लेषण के लिए मीडिया पर निर्भर रहते हैं। यदि मीडिया महत्वपूर्ण खबरों को नज़रअंदाज करता है तो हम न केवल अनभिज्ञ रह जाते हैं बल्कि घटनाओं को क्या करते हैं, पूरी तरह समझ भी नहीं पाते। इसका अर्थ यह भी है कि पत्रकार अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, जो हम सभी के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम है। क्लियर? इसका मतलब हम लोगों को भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो जिम्मेदार कौन? जिसमें फॉर्मल का डेटा इनफॉर्मल की प्रॉक्सी बना कर दिया जाएगा तो वो डेटा कहाँ से आएगा? फिर कंडीशन क्या होगी? अब इन्होंने सी ग्रेड, आईएमएफ ने जो है जीडीपी जीवीए को जो सी ग्रेड दे दिया, सेकंड ग्रेड, वो इसको तो जानकारी होनी चाहिए ना कि क्या कंडीशन है। चलो ये मैं नहीं, ये आपका न्यूज़पेपर बोल रहा। आगे देख, आगे आगे The IMF has graded India's national accounts statistics, raising concerns over GDP calculation methods, especially the use of organized sector data as a proxy for the large organized sector. This may overestimate growth, particularly after shocks like demonetization, GST, and COVID-19, while media scrutiny remained limited. अर्थात आईएफ ने भारत के राष्ट्रीय लेखा आंकड़ों को सी ग्रेड दिया है और जीडीपी गणना पद्धति विशेषकर असंगठित क्षेत्र के आकलन पर चिंता जताई है। संगठित क्षेत्र को प्रॉक्सी मानने से नोटबंदी, जीएसटी और कोविड के बाद वृद्धि अधिक आंकी गई, जबकि मीडिया ने इन मुद्दों पर सीमित ध्यान दिया है। समझ पा रहे हैं आप? जो हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर है, उस ऑर्गेनाइज सेक्टर को प्रॉक्सी मान के अगर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर को हम डेटा निकालेंगे तो हाल यही होगा। तो हमारे मीडिया बंधुओं से भी निवेदन है ना, तो उस पर भी चीजें देखें। ऐसा नहीं कि जो भी ये न्यूज़ चल रहा है हिंदू में आया। वैसे भी हम लोगों की भी तो जिम्मेदारी बनती है, दूसरों की ही जिम्मेदारी सब कुछ है क्या? हम लोग भी तो अपनी जिम्मेदारी में निभाएं। Own responsibility, this is my own responsibility, not
can do to other person, aware for related this topic, aware for related this current scenario. You can't know about, you know about, you can know about, you could know about, but some reasons, reason behind this, हम जानना ही नहीं चाहते। प्रॉब्लम कहाँ है, ये खुद में एक क्वेश्चन है। थैंक यू सभी साथियों से, सभी लोगों से इतना समय दिए।